कहानी की शुरुआत होती है साल 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाड से। यहाँ जन्म होता है धीरज लाल हीरचंद अंबानी का, जिसे आप और हम आज धीरू भाई अंबानी के नाम से भी जानते हैं। एक ऐसी फैमिली में जो काफ़ी रिस्पेक्टेड तो है, लेकिन साथ ही काफ़ी गरीब भी है। उनके पापा एक स्कूल टीचर थे और वो 7 लोगों के परिवार के साथ सिर्फ 2 कमरों के घर में रहते थे और उन्हें अपनी बेसिक नीड्स के लिए भी काफ़ी सोचना पड़ता था। बट धीरू भाई अलग थे। बचपन से ही उनके अंदर एक अलग किस्म की आग थी। लोग कहते थे कि ये लड़का ज़रूर कुछ बहुत बड़ा करेगा। सिर्फ 12 साल की उम्र में वो पढ़ाई करने के लिए जूनागढ़ आते हैं। गरीबी की वजह से उन्हें फ्री स्टूडेंट के तौर पर बहादुर कांजी हाई स्कूल में एडमिशन मिलता है। आगे चलकर 1946 में सिर्फ 14 साल की उम्र में धीरू भाई और उनके दोस्त कृष्णकांत वखाड़िया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, जूनागढ़ विद्यार्थी संघ। क्योंकि इंडिया उस वक्त भी ब्रिटिश रूल के नीचे ही आता था, तो उस समय धीरू भाई एक्टिवली इंडिपेंडेंट मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। बट आगे चलकर जब उनकी एजुकेशन कंप्लीट हो जाती है 1949 में, तब वो सोचते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। ना उनके पास पैसा है, ना कोई फैमिली बिजनेस और ना ही कोई कनेक्शन। तब उनकी कम्युनिटी का एक पुराना ट्रेडिशन उन्हें रास्ता दिखाती है। काफ़ी समय से गुजराती जो हुआ करते थे वो अरब कंट्रीज जाते थे, 8 से 10 साल वहाँ काम करते थे और वहाँ से पैसा बचाकर वापस आते थे और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते थे। तब 16 साल की उम्र में धीरू भाई भी डिसाइड करते हैं कि अब वो भी उसी रास्ते पे जाएंगे और वो 2400 किलोमीटर दूर एडन के लिए निकल जाते हैं। एडन में उनका इंटरव्यू एबेसिस एंड कंपनी में होता है। ये वही कंपनी थी जो उस समय रेड सी रीजन का 80% से भी ज़्यादा ट्रेड कंट्रोल करती थी। कार्स, एनिमल हाइड्स से लेकर पेट्रोलियम प्रोडक्ट तक सब कुछ। किस्मत से उनका इंटरव्यूअर जो था वो भी एक गुजराती ही था, मगन भाई पटेल। इंटरव्यू के समय उन्होंने उन्हें टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल पढ़कर समराइज करने को कहा, जो कि उन्होंने बड़ी आसानी से पास कर लिया और उन्हें वहाँ उनकी पहली जॉब मिली, जिसमें उनका काम था घंटों घंटों तक धूप में खड़े रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना और साथ ही जगह जगह जाके शेल के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मार्केट करना पड़ता था। लेकिन अर्ली 1950s में ही धीरू भाई ने एक बहुत बड़ा लूपहोल नोटिस किया। एडन में जो करेंसी यूज होती थी यमेन रियाल, उसमें जो सिल्वर यूज होता था वो कॉइन की एक्सचेंज वैल्यू से भी ज़्यादा महंगा था। सिंपल में समझो, अगर एक रियाल कॉइन की वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन उस कॉइन में यूज होने वाला जितना भी सिल्वर है उसकी मार्केट वैल्यू 12 रुपये है। मतलब तुम 10 रुपये में कॉइन खरीदो और उसे मेल्ट करके सिल्वर 12 रुपये में बेचो, सीधा 2 रुपये का प्रॉफिट। धीरू भाई ने एग्जैक्टली यही किया। मनी एक्सचेंजर से जितना हो सके उतने रियाल्स ऑर्डर किए, कॉइन को मेल्ट किया, उसमें से सिल्वर निकाला और लंदन के बुलियन डीलर्स को बेचना चालू किया। कुछ महीनों तक ये चलता रहा। जब धीरे धीरे रियाल सर्कुलेशन से गायब होने लगे, तब अथॉरिटीज़ को शक हुआ और धीरू भाई को ये काम रोकना पड़ा। लेकिन तब तक उन्होंने उससे अच्छा पैसा कमा लिया था। 1956 में मल्टीपल प्रमोशन होने के बाद धीरू भाई को एडन की मिलिट्री बेस की रिफ्यूलिंग ऑपरेशंस का मैनेजर बना दिया गया। लेकिन वो सिर्फ जॉब तक लिमिटेड नहीं रहना चाहते थे। काम के बाद वो एडन की लोकल मार्केट में घुमा करते थे, जहां वो ट्रेडर्स को ऑब्जर्व करते थे और सीखते थे। उसके बाद उन्होंने जल्द ही खुद की राइस, शुगर और कमोडिटीज़ की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। 1954 में 22 साल की उम्र में उन्होंने कोकिला बेन से शादी की। शादी के बाद वो भी धीरू भाई के साथ एडन आ गई और 1954 में उनका पहला बेटा मुकेश अंबानी एडन में ही पैदा हुआ। 1958 तक धीरू भाई को एडन में लगभग 10 साल हो चुके थे। अब इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब दूसरों के लिए काम नहीं करेंगे। इस सोच के साथ वो इंडिया वापस आते हैं और बॉम्बे में अपने कज़न चंपकलाल दमानी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ऑफिस के नाम पर 350 स्क्वायर फीट का एक कमरा, एक टेलीफोन, एक टेबल और एक चेयर, बस। कंपनी का नाम था रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन। इनिशियली ये एडन को स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे और टेक्सटाइल इथियोपिया, सोमालिया और केन्या जैसी कंट्रीज को। लेकिन जल्द ही धीरू भाई को एक बेटर अपॉर्चुनिटी दिखी। इंडिया में सिंथेटिक थ्रेड्स, नाइलन, विस्कोस, पॉलिस्टर की मैसिव डिमांड थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने यूज़ करना चाहती थी क्योंकि ये अफोर्डेबल, क्रीज प्रूफ और क्विक ड्राइंग थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन से 10 से 20% की डिमांड फुलफिल कर पा रही थी और गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, जिसकी वजह से थ्रेड्स की मार्केट में काफ़ी शॉर्टेज थी। उस वक्त की सरकार REP सिस्टम यूज़ करती थी, रेप्लिशमेंट लाइसेंसिंग, जिसमें टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को ये लाइसेंस मिलते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आप 10 रुपये का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करते हो तो आपको 20 रुपये का आर्टिफिशियल थ्रेड इंपोर्ट करने की परमिशन मिलती थी। धीरू भाई ने नोटिस किया कि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के पास ये लाइसेंस तो है, लेकिन वो इसका यूज़ नहीं करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अच्छे दामों में एक्सपोर्टर्स से ये लाइसेंस खरीदना चालू कर दिया। इनफैक्ट
थोड़े ही टाइम में उन्होंने मैक्सिमम लाइसेंस को एक्वायर करके इंडिया की सिंथेटिक थ्रेड इंपोर्ट्स को कंट्रोल करना भी शुरू कर दिया था। ह्यूज डिमांड एंड शॉर्ट सप्लाई की वजह से वो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स को थ्रेड हाई मार्जिन पे बेचते थे। इस वजह से बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन आगे चल के पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि धीरू भाई जो थे वो काफ़ी एग्रेसिवली रिस्क टेकर थे, बट उनके पार्टनर चंपकलाल काफ़ी सेफ खेलना पसंद करते थे। आगे चलकर 1965 में डिसीसिव मूवमेंट आया। धीरू भाई ने प्रिडिक्ट किया कि सिंथेटिक थ्रेड्स के प्राइसेस और बढ़ने वाले फ्यूचर में, तो उन्होंने ह्यूज इन्वेंट्री बिल्डअप करना चालू कर दिया। बड़े क्वांटिटीज़ में थ्रेड्स स्टॉक कर लिए ताकि बाद में उन्हें हायर मार्जिन्स पर बेच सके। लेकिन चंपकलाल घबरा गए और धीरू भाई को इन्वेंट्री रिड्यूस करने के लिए फोर्स करने लगे। उनके कहने पर धीरू भाई ने थ्रेड्स बेच दिए, लेकिन किसको? किसी और को नहीं, उन्होंने अपने आप को ही बेच दिए। इस इंसिडेंट के बाद कुछ हफ्तों में ही थ्रेड्स की प्राइसिंग बढ़ गई और उन्होंने मैसिव प्रॉफिट्स कमाए। उन्होंने चंपकलाल को प्रॉफिट्स का शेयर ऑफर किया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस बिजनेस की उन्हें समझ नहीं है उसमें इंटरफेयर ना करें। फाइनली उसी साल उनकी पार्टनरशिप खत्म हो गई। धीरू भाई और उनके भाई ने चंपकलाल के रिलायंस के शेयर 6 लाख रुपए में बायबैक कर लिए। और देखा जाए तो ये स्प्लिट बहुत इंपॉर्टेंट भी था, क्योंकि इसके बाद ही धीरू भाई का असली विजन इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। इसके अगले साल ही धीरू भाई ने कुछ और बड़ा करने का सोच लिया था। वो सिर्फ थ्रेड सप्लायर बनने में सेटिस्फाइड नहीं थे, अब वो खुद टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर बनना चाहते थे। उन्होंने नरोड़ा में गुजरात में जमीन खरीदी, एक सिंपल सी फैक्ट्री सेटअप की जिसमें सिर्फ 4 नेटिंग मशीन्स के साथ ऑपरेशंस को शुरू किया गया। इस टाइम के आसपास एडेन में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की वजह से काफी गुजराती इंडिया वापस लौट आए। इससे धीरू भाई को फायदा हुआ, उन्हें रेडीमेड मैनेजर, अकाउंटेंट एंड सेल्समैन मिल गए। धीरू भाई ने नोटिस किया इंडियन टेक्सटाइल मार्केट में कोई भी स्टैब्लिश्ड ब्रांड नहीं है, जो प्रोडक्ट सस्ता होता है वही ज्यादा बिकता है। तो उन्होंने ब्रिलियंट डिसीजन लिया और अपना खुद का टेक्सटाइल ब्रांड लॉन्च किया, वो ब्रांड जिसे आज हम सब लोग विमल के नाम से जानते हैं। उन्होंने इसे प्रीमियम फैब्रिक फॉर द मास मार्केट के तौर पे पोजीशन किया, जिसका टैगलाइन भी था ओनली विमल, जो कि इसे एक्सक्लूसिव और सुपीरियर बनाता था। और उस वक्त उन्होंने एडवर्टाइजिंग पर एनुअली 1 करोड़ से ज्यादा खर्चा किया। फैशन शोज, बिलबोर्ड्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन्होंने फ्रेंचाइजी लाइक बिजनेस मॉडल को डेवलप किया। देश भर में लगभग 400 से ज्यादा शॉप्स को विमल की फ्रेंचाइजी दी गई। 1979 तक नरोड़ा फैक्ट्री 25 लाख स्क्वायर फीट तक एक्सपेंड कर गया, जिसमें 5000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते थे और सालाना 155 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता था। रिलायंस उस वक्त इंडिया का सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर बन चुका था। इस दौरान 1977 में धीरू भाई ने एक डिसीजन लिया जिसने स्टॉक मार्केट को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। उन्होंने रिलायंस का आईपीओ लॉन्च करने का डिसाइड किया। इससे पहले आईपीओ में सिर्फ इंस्टीट्यूशनल बायर्स और वेल्दी फैमिलीज ही इन्वेस्ट किया करती थी, लेकिन रिलायंस ने फोकस किया इंडिया के मिडिल क्लास को अपना पार्टनर बनाने पे। उन्होंने 10 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पे 28 लाख शेयर्स ऑफर किए, जिस वजह से रिलायंस का आईपीओ 7 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। 1978 में रिलायंस शेयर बॉम्बे और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड करने लगा। शेयर्स ना सिर्फ प्रीमियम पे लिस्ट हुए, बल्कि महीनों में ही प्राइसेस 50 रुपए तक पहुंच गए। इन्वेस्टर्स का पैसा 5 गुना हो गया। पहली बार इंडिया में जनरल पब्लिक ने स्टॉक मार्केट के थ्रू इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट की थी। लेकिन बहुत ही जल्द स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला था। 1982 में एक कोलकाता बेस्ड बेयर कार्टेल ने रिलायंस शेयर्स पे अपनी नजर लगाई। 18 मार्च को कार्टेल ने स्टॉक पे फुल स्केल अटैक लॉन्च किया। उन्होंने रिलायंस के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग चालू कर दी। उन्होंने मार्केट से शेयर्स बोरो करके उन्हें करंट प्राइस पे बेचना चालू किया। प्लान सिंपल था, जैसे जैसे प्राइसें गिरेंगी, पैनिक सेलिंग की वजह से प्राइसेस और नीचे पुश होंगी। एक हफ्ते बाद वो लोअर प्राइस पे शेयर्स खरीदेंगे और लेंडर्स को रिटर्न कर देंगे। सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस होगा वो उनका प्रॉफिट होगा। आधे घंटे के अंदर बेयर कार्टेल ने अराउंड 3.5 लाख रिलायंस शेयर्स बेच डाले, जिसकी वजह से प्राइस 131 से गिर के 121 रुपए हो गया। पर यही कुछ अलग हुआ। अचानक से वेस्ट एशियन कंट्रीज के अननोन बायर्स का एक ग्रुप एक्टिव हुआ। उन्होंने बेयर द्वारा बेचे गए शेयर्स खरीदने शुरू कर दिए। जितना भी बेयर्स बेचते, ये बायर्स सारा सप्लाई अब्सॉर्ब कर लेते थे। ये हफ्तों तक चला। बेयर्स स्टॉक को क्रैश करने के लिए लगातार बेचते रहे और बायर्स खरीदते रहे। 30 अप्रैल तक क्रैश होने के बदले रिलायंस का शेयर 201 रुपए तक पहुंच गया। अब बेयर्स को मार्केट से रियल शेयर्स खरीदने पड़े जो उन्होंने बोरो किए थे। हर शेयर पर उन्हें बड़े लॉसेज उठाने पड़े। कई कार्टेल मेंबर्स बर्बाद हो गए। असली ट्विस्ट यहीं आता है, जिस बायर ग्रुप ने 10 करोड़ के रिलायंस शेयर्स खरीदे थे, उसे किसी और ने नहीं बल्कि खुद धीरूभाई अंबानी ने सपोर्ट किया था। इस इंसिडेंट ने रिलायंस को इंडियन मार्केट का सबसे पॉपुलर स्टॉक बना दिया। धीरूभाई को छोटे इन्वेस्टर्स का मसीहा कहा जाने लगा। चाहे स्टॉक्स हो या बिजनेस, धीरूभाई हर जगह जीत रहे थे। लेकिन वो ये भी समझ रहे थे कि ये सक्सेस सिर्फ बिजनेस और स्ट्रेटजी से नहीं चल पाएगी। इंडिया में 1970s 80s के टाइम लाइसेंस राज था।
धीरूभाई जानते थे कि कुछ बड़ा अचीव करने के लिए उन्हें पावर में बैठे लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बनाने होंगे, तब वो चाहे रूलिंग पार्टी का हो या अपोजिशन का। उन्होंने सबके साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की कोशिश की और आगे चलकर इस इन्फ्लुएंस का यूज़ करके उन्होंने 1971 में हाई यूनिट वैल्यू स्कीम अप्रूव करवाई। इस स्कीम से पहले नायलॉन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करने पे सिर्फ नायलॉन थ्रेड्स इंपोर्ट कर सकते थे, लेकिन इस स्कीम के बाद अब नायलॉन एक्सपोर्ट करके ज़्यादा वैल्यूएबल पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न इंपोर्ट किया जा सकता था। रिलायंस को इसी स्कीम से काफ़ी बेनिफिट हुआ। कोई डाउट नहीं कि धीरूभाई जीनियस बिजनेसमैन थे, लेकिन जब ज़रूरत हो तब वो हर तरीका जानते थे। उनका ये साइड हमें नुस्ली वाडिया के साथ हुए उनके बिजनेस वॉर में देखने को मिलता है। नुस्ली वाडिया जो कि बॉम्बे डाइंग के प्रमोटर थे। बॉम्बे डाइंग उस वक्त रिलायंस के टेक्सटाइल में डायरेक्ट कॉम्पिटिटर था। धीरूभाई ने वाडिया को रोकने के लिए काफ़ी कुछ किया। जैसे जब बॉम्बे डाइंग अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप कर रही थी, तब गवर्नमेंट ने बिना किसी सॉलिड रीज़न के 2 साल तक उनका लाइसेंस ब्लॉक कर दिया। जब प्लांट्स इक्विपमेंट्स इंपोर्ट हुए, तब कस्टम्स ने इक्विपमेंट इंस्पेक्शन के प्रीटेक्स्ट पर 4 हफ्तों तक उनका सारा माल डिटेन कर रखा था। साथ ही वाडिया के खिलाफ बहुत सारे नेगेटिव पीआर मीडिया कैंपेन्स लॉन्च किए गए। प्लांट को जंक लेबल किया गया, अलग अलग तरह के क्लेम्स किए गए कि इन्फीरियर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरर हो रहे हैं। लेकिन बिजनेस वॉर कभी भी वन साइडेड नहीं होती। इसमें धीरूभाई अंबानी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, लेकिन धीरूभाई अपने विजन से नहीं भटके। उन्हें अपनी लाइफ का सबसे बड़ा ड्रीम पूरा करना था, एक ड्रीम जिसने इंडिया के पेट्रोलियम इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखो 1918 तक रिलायंस को विमल टेक्सटाइल बनाने के लिए दूसरों से पॉलिस्टर थ्रेड खरीदने पड़ते थे। ये थ्रेड्स केमिकल से बनते थे और केमिकल्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से आते थे और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से आते थे और क्रूड ऑयल को रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता था। धीरूभाई चाहते थे कि रिलायंस क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग से लेकर टेक्सटाइल प्रोडक्शन तक सब खुद ही कंट्रोल करे। इस ड्रीम पर काम 1982 में ही शुरू कर दिया गया था। रिलायंस ने अपना पहला पॉलिस्टर प्लांट पटलगंगा में लगाया था। प्लांट को कम से कम 26 महीने लगने एक्सपेक्टेड थे, बट मुकेश अंबानी के लीडरशिप में ये काम सिर्फ 18 महीनों में ही ऑपरेशनल हो गया। रिलायंस अब पॉलिस्टर थ्रेड्स इन हाउस प्रोड्यूस करती थी, लेकिन वो केमिकल्स के लिए अभी भी दूसरों पर डिपेंडेंट थे। 1984 से 1989 के बीच पीटीए, एमईजी और अदर पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट सेटअप किए गए। रिलायंस अब टेक्सटाइल, पॉलिस्टर और पॉलिस्टर के लिए रिक्वायर्ड सभी पेट्रोकेमिकल्स अब खुद ही प्रोड्यूस करने लगी। लेकिन जो अल्टीमेट गोल था वो अभी भी बाकी था। वो गोल था एक ऑयल रिफाइनरी का। रिफाइनरी पे काम शुरू होने से पहले कहानी में एक ट्विस्ट आता है। मॉनसून के दौरान बादल फटने की वजह से पटलगंगा वैली बुरी तरह बाढ़ की लपेट में आ जाती है। कुछ ही घंटों के अंदर रिलायंस की सैकड़ों करोड़ों की फैक्ट्री और मशीन डूब जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि धीरूभाई का सपना अब सालों पीछे हो गया है, बट इसके बाद मुकेश अंबानी चार्ज लेते हैं। जैसे ही पानी कम होता है, सारे वर्कर्स काम करने लगते हैं। हर मशीन को डिसमेंटल किया जाता है, क्लीन किया जाता है और उसके बाद दोबारा से रिसेंबल करके उन्होंने उस बाढ़ में डूबे हुए प्लांट को एक ही महीने के अंदर पूरी तरह री ऑपरेशनल बना दिया था। बाढ़ के 4 साल बाद 1933 में धीरूभाई ने फाइनली अपना ड्रीम प्रोजेक्ट अनाउंस किया, इंडिया की पहली प्राइवेट सेक्टर ऑयल रिफाइनरिंग कंपनी। 27 मिलियन टन की एनुअल कैपेसिटी के साथ ही एशिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी में से एक बनने वाली थी, जो कि उस वक्त अकेले इंडिया का क्रूड ऑयल का 25% तक रिफाइन करती। टोटल प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट था वो लगभग $6 बिलियन था। उस समय ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट था। कंस्ट्रक्शन 1995 में जामनगर में शुरू हुई। पूरा कॉम्प्लेक्स सिर्फ 3 साल के अंदर कंप्लीट हुआ और साल 2000 में ऑपरेशन स्टार्ट हुए और आने वाले 1 साल के अंदर ही रिफाइनरी 107% कैपेसिटी पे ऑपरेट करने लगी। इसने डीजल, पेट्रोल और केरोसिन जैसे फ्यूल्स प्रोड्यूस किए और साथ ही पैराक्सिलीन और नेपथेन जैसे पेट्रोकेमिकल्स भी प्रोड्यूस किए, जिसमें से लगभग 70 से 75% आउटपुट बाहर के कस्टमर्स को बेचा जाता था और बाकी के इंटरनली रिलायंस ही कंज्यूम करती थी। और क्योंकि रिफाइनरी डिजर्ट रीजन में बनाई गई थी, तो धीरूभाई ने आसपास 66,000 आम के पेड़ लगाए और बाद में उसमें 36,800 पेड़ और ऐड किए गए, जिससे उन्होंने अकबर का बनाया रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि था 1 लाख पेड़ लगाने का। इसके साथ ही धीरूभाई अंबानी का बैकवर्ड इंटीग्रेशन का ड्रीम कंप्लीट होता है। साल 2002 अप्रैल में रिलायंस शेयर होल्डर्स को एड्रेस करते हुए धीरूभाई ने कहा कि अपनी जवानी में उन्होंने एडन में एक मल्टीनेशनल एनर्जी कंपनी के लिए सेल्समैन के रूप में काम किया था। तब उन्होंने ड्रीम देखा था कि इंडिया वापस आके कंट्री के लिए एक ग्लोबल एनर्जी कंपनी बनाने का। वो ड्रीम अब पूरा हो चुका है। किसी को नहीं पता था कि ये धीरूभाई अंबानी का लास्ट शेयर होल्डर एड्रेस होगा। 2 महीने बाद 24 जून 2002 को उन्हें एक और स्ट्रोक आया।
20 दिन तक उन्होंने फाइट की, लेकिन 6 जुलाई 2002 को सुबह 11:54 पर धीरूभाई अंबानी ने अपनी आखिरी सांसें ली। उनकी डेथ की खबर आते ही पूरा देश शोक में डूब गया। स्टॉक मार्केट टेम्पररी क्लोज कर दिए गए और लाखों लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई आए। धीरूभाई कहते थे, आवर ड्रीम्स मस्ट बी बिगर, आवर एम्बिशंस हायर एंड आवर कमिटमेंट डीपर एंड आवर एफर्ट्स ग्रेटर। और इसी माइंडसेट के साथ एक विलेज स्कूल टीचर के बेटे ने इंडिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाई। आज रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। उन्होंने सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाई, उन्होंने मिलियंस ऑफ मिडिल क्लास लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की हिम्मत दी। उन्होंने प्रूव किया कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास बिजनेस बनाया जा सकता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर तुम में हिम्मत है और कभी ना हारने वाली भूख है तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि तुम और ऐसी वीडियोस देख सको जिससे तुम्हें कुछ सीखने को मिलता हो। कमेंट में बताओ धीरूभाई अंबानी की कहानी का कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है।